अस्सलाम वालेकुम। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि संगत हिल रहे हैं और स्टेज भी फुल हिल रही है, तो थोड़ा वजन कम करो। नीचे नीचे आ जाओ भाईजान, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाईजान। तो मेरा ख्याल है कि बैठे मजा तब आएगा, आप लोग भी बैठे। थोड़े रश कम करो, आप खाली करो। खुदा न खासा टूटेगी तो खाली करो, बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, बड़ा मजाक बन जाएगा। सरदार साहब आप बोले वो तो जगह खाली करो, उन्हें मजा नहीं आ रहा। थोड़ा बैठे और ऐसे पीछे वालों को नजर नहीं आएगा। आप लोग जो आगे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मेहरबानी करके नीचे बैठ जाओ। आप लोग भी स्टेज वाले थोड़े कम हो जाएं, खासकर माँ राम लाइव भाईजान नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ स्टेज से। स्टेज को थोड़ा वजन घट करो। तो मीडिया की है ना, मीडिया की वही सरदार साहब भाईजान पीछे मेरे बैठो। प्यारे नवाब शाह वालों, आप लोगों को मैं अपनी तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। मेरे स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़ीन और पार्टी के ओहदेदार, उन सबको भी सलाम पेश करता हूँ मैं। UC4 और ये प्रोग्राम अरेंज करने वाले हमारे दोस्त मुखाशिन रजा अवान, तौकीर मुगल, कादिर शेख और शायद उजड़ साहब, अरशद अवान साहब, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इज्जत दी और अपने कीमती वक्त से ये टाइम निकाला और ये प्रोग्राम रखा, और हम लोग को कुछ टाइम दिया आपने कि हम आवाम से मुखातिब हों और उनको जो बीत रही है, जो हालात हैं, वो उनसे आगाही थे। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, ये 2024 का इलेक्शन चल रहा है और किस्म किस्म की उस्तादियां आवाम के साथ की जा रही हैं। आवाम को अजीब नए नए तरीकों से धोखे दिए जा रहे हैं और उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि पीटीआई का वजूद हमने ख़त्म कर दिया है, निशानात और पार्टी लीडर सब छीन लिया हमने। मगर इन जाहिल आदमियों को ये नहीं पता कि 76 सालों से जो सोई हुई आवाम पहली दफा तो उठी है और खान साहब ने इनको एक दफा जगाया है और ये आवाम अब तुम लोग को सुला के ही सोएगी। इस बार सोने की बारी आवाम की नहीं, इस बार उनकी सोने की बारी है जिन्होंने एक बहुत बड़े टाइम से आवाम को धोखे में रखा और गुमराह रखा। आप लोगों को ये साबित करना है मेरे दोस्तों कि हम लोग अपनी हुकूमतों पे, सियासतदानों पे एतमाद कर रहे थे। सच तो ये है कि हम गुमराह नहीं थे, हमारा एक एतमाद था कि ये लीडर जिनको हम अपने दिलों से मोहब्बत से जितवा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं और ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। मगर वो बेवकूफ लोग ये समझ रहे थे कि हमेशा हम इसी तरह गुमराह रहेंगे। अब वो वक्त आ चुका है कि आप इनको उन जगहों पे पहुंचाएं, उन जगहों पे पहुंचाएं जहां से ये चले थे और यकीन जाने कि जहां से चले थे
हमें नहीं पता चला ये कीचड़ और गटरों से निकले थे, इनकी जगहें गटरों और कीचड़ों के अंदर थी, इसीलिए हमारी इन्होंने कोई इज्जत नहीं की, हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाया। हम लोगों को इन्होंने हमारे एतमाद की वजह से हमने गुमराह किया। इन्होंने आज हमारे प्यारे पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आज हमें इन्होंने पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। इन सियासतदान जो चोर हैं, जो हमारे पाकिस्तान का पैसा लेकर दुनिया में बांटते फिरते हैं, ये अमेरिकी सेनेटरों को खरीदते हैं, इस्राएली सेनेटरों को खरीदते हैं और फिर उनसे अपने मकसद के फैसले पाकिस्तान में करवाते हैं। आज खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, उसकी मेन वजह अमेरिका और इस्राएल है। इन्होंने हमारे इदारों पे एक वजन डाला हुआ है, प्रेशराइज किया हुआ है। पहले तो हमें उन्होंने रफ्ता रफ्ता हमारे सियासतदानों के जरिए हमारे पड़ोसी मुल्कों से लड़ा दिया। पहले तो सिर्फ एक दीन की बात थी कि हिंदुस्तान से हमारा दुश्मनी थी, और उन्होंने हमारे पाकिस्तान बनने के टाइम पर हमारे उर्दू स्पीकिंग भाइयों पे जुल्म ढाया, और तकसीम के टाइम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को और भी ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए थी। उन्होंने हमारे जो बंटवारा था उस पे हमारी एक कोने में पाकिस्तान का एक टुकड़ा करके दूसरे कोने पे दूसरा टुकड़ा करके बोला पाकिस्तान को हमने बराबर की जमीन दे दी है, जबकि ये गलत था, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद पाकिस्तान मुल्क था कि जिसका एक टुकड़ा अगरब में और एक टुकड़ा मगरब में। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क है ही नहीं, है वो भी जजीरों में, जो जजीरे पड़े हुए हैं, किसी मुल्क का कोई साइड में जजीरा है। बांग्लादेश तो हमें एक मुल्क का हिस्सा करके दिया गया था, और आखिर में वही प्लानिंग हुई जिसपे उन्होंने हमें ये बांग्लादेश का टुकड़ा देकर हमें कहा कि आपको पूरा हिस्सा दिया गया है, और आखिर में बांग्लादेश को तोड़वा दिया गया। ये भी बाहर की पॉलिसीज थी कि आज हम शर्मिंदा हैं कि हमारे मुल्क का एक हिस्सा टूटा है, जबकि हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ही ये पॉलिसी थी कि हमें पाकिस्तान को उसका पूरा हिस्सा नहीं देंगे जमीन का, और उसके अलावा ये बांग्लादेश का टुकड़ा देंगे। जब तक पाकिस्तान के साथ 5-10 साल ये रहेगा, तब तक कोई भी ये पाकिस्तान को आमदन या खर्चा नहीं दे सकेगा, और पाकिस्तान तंग होगा, बांग्लादेश को निकालेगा। भाई बांग्लादेश उस टाइम क्यों भूख मर रहा था? आज बांग्लादेश अमीर क्यों है? क्या हम अंधे, हम नहीं समझ रहे कि एक पॉलिसी के तहत ये ड्रामा हमारे साथ खेला गया? और आज हम इंडिया के साथ जो दुश्मनी हुई, वो हमारे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान भाइयों पे जुल्म जो हुआ, हम नफरत उसको आज तक लेकर चल रहे हैं। मगर क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन था, गैर मजहब मुल्क था, बुत परस्त था, मगर अफगानिस्तान तो हमारा भाई था, हमारा पड़ोसी मुल्क था, ईरान हमारा भाई था, मुसलमान मुल्क था, उनके साथ हमारे नफरत कैसे शुरू हुई? तो ये भी एक पॉलिसी है पाकिस्तान को कमजोर करने का तरीकाकार है। 6 लाख 7 लाख फौजी, हमारे 8 लाख फौज है, वो चाहते हैं कि ये हमारे जेर दस्त रहे, हमारे कहने पे काम करें। एक लंबी पॉलिसी है हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, और इनका मुकाबला हम अब कर सकते हैं कि हमारी फौज और हमारे अवाम एक प्लेटफॉर्म पे हो। और जब तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, और ऐसा जो आज पीटीआई के साथ किया जा रहा है, जो कल पीपल्स पार्टी के साथ किया गया और 2-3 दफा नून लीग के साथ किया गया, आज पीटीआई के साथ हो रहा है। 1 बाय 1 हम खुश और रजामंद है। वहाँ ठीक है, बहुत जबरदस्त उसके साथ हुआ, वो हमारे साथ उसने नाजायजी की, वो हमारा सिलास कर रही है, और हमारा जो है जुल्म का बदला दे रहे हैं। अल्लाह बदला ले रहा है भाई, सबसे अल्लाह बदला ले रहे हैं। पीटीआई से भी ले रहा है, नून लीग से भी ले रहा है, पीपल्स पार्टी से ले रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू उन इदारों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि वक्त बदल गया है, अवाम की सोचें बदल चुकी हैं। जो लंबा पीरियड पाकिस्तान को बने हुआ है, वो उसके बीच में जो गुजरा वो सब हमने देख लिया है, पता चल चुका है। अब आपको हमारी मदद की जरूरत है, आप हमारी अवाम की मदद लें और हम मदद करने के लिए, पाकिस्तान की अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है। मगर पहली शर्त यह है कि इंसाफ करें, हमारे लीडरों पे जुल्म करना छोड़ दें, इंसाफ के इलेक्शन करना आपके ऊपर फर्ज बनता है, आप वो करवाएं, हमारे लीडरों को छोड़ें और अवाम को पूरी इजाजत दें वो अपने मर्जी के मेंबर चुने, ताकि कल किसी इदारों पे इंतजाम ना लगे। और ये इंतजाम इसलिए लग रहे हैं कि कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों पे ये अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, अवाम क्या हमारी कर रही है, हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी की इस्लामी सियासी जमायतें क्या कर रही हैं, वो भी तो गलत कर रही हैं। क्यों अपने मकसद के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम अपने इदारों को इस्तेमाल ना करें तो आज वो भी हमसे इतनी लंबी बड़ी बड़ी उम्मीदें ना रखें। जब आप अपने मकसद के लिए उन इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जाने तो वो भी आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखेंगे, और जब आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर वो तो वही करेंगे। मगर क्योंकि यहां नाइंसाफी एक आदमी के साथ हो गई, वो ही खान के साथ। मैं मानता हूं, मैं इकरार करता हूं कि पहली हुकूमतों लाने वाले हमारे इदारे थे, पीटीआई की हुकूमत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर वो तो सजा आपने उसको दी, आपने हुकूमत उसकी छीन ली। अब किस बात का मसला है कि खान साहब जेल में है? अब आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप अपना गुस्सा खत्म करें, आप खान साहब से बैठें, इंसाफ की बात करें। इंशाअल्लाह आपके साथ इंसाफ खान साहब की साथ और खान साहब के हुक्म के साथ और खान साहब के कहने पे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सारी अवाम हमारे प्यारी फौज और इतना बड़े इदारा और मोहब्बे वतन इदारे के साथ खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। खान तेरा एक इशारा, खान तेरा एक इशारा, खान तेरा एक इशारा। खान साहब के कहने पे इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे इदारों के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं। और खान साहब की बात को पाकिस्तान की अवाम नहीं ठुकराएगी। लिहाजा मैं इस मौजू को छोड़ के थोड़ा आगे भी चलता हूं, आ जाता हूं मैं नवाबशाह पे। मेरे भाइयों देखो, अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इस इलेक्शन में हमें कुछ आगे का भी सोचना है। अगर नहीं तो 35-40 साल से जो लोग हमारे पे हुक्मरानी कर रहे हैं वो हमेशा हुक्मरानी करते रहेंगे। मेहरबानी करके आप लोग अपने आपस में इत्तेफाक पैदा करें, अपनी पार्टियों के उम्मीदवार चुनें। और दूसरी बात, हो सकता है कि ये बात भी कई लोगों को अच्छी ना लगे कि भाई सारे रिंद खड़े हैं। भाई रिंद ना खड़े हो तो कोई आगे आने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने ये कुर्बानी दी है, इस हालातों में जितनी सीटें थी इन सब पे हमने रिंद खड़े किए, और उसकी मेन वजह यह थी कि हमारी पार्टी का कोई भी लीडर आगे आने के लिए तैयार नहीं था, कोई वडेरा रईस सरदार मीर मोतबर आने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमने आपस में मशवरा किया कि 70-80 हजार आदमी हमारा जिले में बसता है, अलग अलग तहसीलों में, कहाँ 25 हजार है, कहाँ 30 हजार है, कहाँ 40 हजार है। अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 हजार आदमी मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में है। और वो हम लोग अगर नहीं खड़े होते तो शायद वो इतनी दिलचस्पी इसमें ना लेते। हमने सोचा कि कम से कम अगर हमें गिराया भी जाता है, हम अवाम के से नाउम्मीद नहीं है, मगर हमें पता है कि हमारे पीछे ऐसी कुव्वतें हैं जो हमें जीतने शायद ना छोड़े, पर इतने वोट हमें डालने चाहिए कि हमारी पार्टी की बेइज्जती ना हो। और दूसरी
बिरादरियां अगर हमें वोट ना भी देती हैं तो कम से कम हमारी कौम अपनी आके खड़ी हो और हमारी पार्टी की पार्टी की वैल्यू को नुकसान ना पहुंचे। तो हमने ये फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों पे हमारी कौम के बंदे खड़े हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नॉर्मल हुआ तो हम और कौमों को आगे छोड़ेंगे और लोगों को आगे लाएंगे और इस जमहूरियत में हम भी जमहूरी हिस्सा लेंगे और लोगों को आगे लाकर हम इन्हीं सीटों पे इंशाल्लाह दूसरों को खड़ा करेंगे। आप में से होंगे जो आप सियासत में आगे आना चाहेंगे। बहरहाल इस हालात के मुताबिक हमने मजबूरी पे ये कदम उठाया है और हो सकता है कि आपके मुखालिफिन इस चीज को भी इश्यू बनाएं कि भाई देखो सारे के सारे बलोच और रिंद आगे आ गए। बहरहाल मुझे अपनी कौम पे ये फख्र है कि हम सियासत में और लड़ाई झगड़ों में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। वो हमने साबित कर दिया है। इस मुश्किल वक्त में पीटीआई का हम साथ दें और दूसरा कोई भी आगे बढ़े या ना बढ़े हम आगे बढ़ेंगे। हमने आज आप लोगों का झंडा हमारी कौम ने सारी ने उठाया है, शेर मुदरिंद ने उठाया है, पीटीआई का झंडा हम लोगों ने उठाया है और उठाएंगे इंशाल्लाह और इसको मकसद पे पूरे पे उतारेंगे भी। मगर आपका साथ ना हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका साथ सबसे पहले होना चाहिए। और दूसरी बात कि मेहरबानी करके, क्योंकि हमें एजेंटों की जरूरत है, हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के साथ कि पढ़े लिखे लोग अपने इलाके के लोगों से रब्ता करें, जेंट्स हो लेडीज हो, मेहरबानी करके हमें एजेंट दिए जाएं ताकि हमारी पोलोंगों को संभालें। 3-4 हजार जेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कम से कम 600 औरतों की भी जरूरत पड़ेगी, पढ़ी लिखी लेडीज की। तो ये मेहरबानी करके हमारे साथ कोऑपरेट करें। और उसके अलावा हमने ये प्रोग्राम भी रखा है कि रिजल्ट वाले दिन 10 से 15 हजार लोग हम लोग लाएंगे। इस बार अपना रिजल्ट चोरी होने नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोगों के थ्रू सारे नवाबशाह को पैगाम देना चाहता हूं कि जो भी पीटीआई का वोटर है वो डीसी के दफ्तर पे, कमिश्नर के दफ्तर पे आके पुरसकून तरीके से खड़ा हो जाए और अपने जो उसने वो दिन तकलीफ की है और हम लोगों ने जदोजहद की है, आप लोगों ने जदोजहद की है, उस पे वो लोग हावी ना हो सके और हमारे रिजल्टों को बदल ना सके, क्योंकि उनके पास पैसा भी हमारे मुखालिफों के पास है, पावर भी है और हमारे पास सिर्फ ह्यूमन पावर है और अवामी पावर है। हम अपना अवामी पावर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये उम्मीद समझता हूँ कि नवाब शाह की अवाम और नवाब शाह के पीटीआई के वोटर आगे निकले और डीसी साहब के दफ्तर के सामने मौजूद हुए तो वो कम से कम 20,000 नहीं 1 लाख होगा इंशाल्लाह। हम अपना रिजल्ट इस बार बेचने नहीं छोड़ेंगे ऑफिसरों को। और आप लोगों के थ्रू मैं उन ऑफिसरों को भी बताना चाहता हूं कि ये गलती इस बार नहीं करना, हम आपको ये गलती करने नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आप हक का फैसला करें। अगर हम जीते हैं तो हमें जितवाएं, हमारा दुश्मन जीता है तो आप उसको जरूर जितवाएं। हम नहीं चाहते कि हमें किसी का और का रिजल्ट दिया जाए हमारी ताकत देखकर। और इसमें भी कोई शक नहीं है, अल्लाह ने इस पार्टी को अवामी ताकत दी है। हम अपने हक के लिए अपने अवाम को जरूर आगे लाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद समझता हूं कि आप लोग हमारे भाई दोस्त, हमारे जो भी पार्टी वाले हैं, उस दिन हर हाल में मौजूद आप लोगों को होना है। और दूसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोलिंग के दिन आप लोग 12 बजे 1 बजे ना निकलिएगा। आप लोग मेहरबानी करके, हम लोगों से, खान साहब से मोहब्बत करते हैं और अपना हक लेना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आपको सुबह 7 बजे पोलिंग पे पहुंचना है। आप लोग अपना 12-1 बजे से पहले अपना वोट कास्ट आपको कर देना है। और एक मेहरबानी जरूर कीजिएगा कि 200-300 बंदे अपनी पोलिंगों के दरवाजों पे खड़े रहें ताकि आपके एजेंट जो अंदर हैं उनको प्रेशराइज ना किया जाए। मेहरबानी करके वोट देने के बाद आप चले जाएं।
मगर आपको 3 से 4 बजे तक आपको वापस अपने पोलिंग के गेट पे पहुंचना है। ये मेहरबानी करके अपने हर दोस्त तक पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि ये अहम चीजें हैं, ये 2-3 चीजें अहम हैं। और कहीं भी आपको पता चल जाता है कि आपके वोट काट के किसी और पोलिंग में भेज दिए गए हैं, तो मेहरबानी करके आप छोटी या बड़ी किसी भी सवारी पे जा सकते हैं, अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। और आखिरी दिनों में भी बड़ी चालें होंगी, साजिशें होंगी, मगर मेहरबानी करके आप लोगों को होशियारी से अपना काम लेना है और हर हाल अपना वोट कास्ट करना है। और मेरे जो भी दोस्त एजेंट बनेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है, अंदर 4 आंखें करके बैठे। ऐसे ना हो कि सिर्फ जाकर अंदर बैठ जाएं, उससे हमें कोई फायदा नहीं है आपके अंदर बैठने का। आप नुकसान देंगे, फायदा नहीं देंगे हमें। उन लेडीज के तक भी यही पैगाम पहुंचाएं। और दूसरा है कि नाम लिखकर मोबाइल नंबर, माला, गली ये हमें पहुंचवाएं। अपने इलाके ये दोस्त जितने भी आपके माले के लोग हैं इनको आप पहुंचाइए, हमें ये आप लोगों के नाम पहुंचा देंगे। और हमें कुछ दिन पहले उनसे मिलना भी है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, पोलिंग के बारे में ट्रेनिंग देनी है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमें जितना जल्दी हो सके अपने नाम पहुंचेगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने ये मेहनत की, खान साहब जेल से वजीर आजम की सीट पे बैठेंगे। हम लोग आजाद जरूर खड़े हुए, मगर ये इनामत है हमारे पास। हम इंशाल्लाह जीतने के बाद ये खान साहब के पास पहुंचाएंगे, उनके पार्टी वाले लोगों के पास पहुंचाएंगे। और हमारे इन वोटों पे पीटीआई के, एमएनएस के ताकत के बलबूते पर, एमपीएस के ताकत के बलबूते पर हम इंशाल्लाह अगला हुक्मरान पीटीआई का और वजीर आजम इमरान खान होगा इंशाल्लाह। वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान। कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। भाईजान, अब मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। मैं फिर भी सॉरी भाईजान, इंतखाबी निशान हमारा चारपाई है। अब आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि हमें एक निशान लेना था, वो आखिरी में बचाई चारपाई था। और हमने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन निशान है, क्योंकि ये अमीर गरीब के घर में है। ये बात ना हो कि भाई हमने जो है पहचाना नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पहचान वाला निशान हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर भेंट के बाद कोई निशान पहचाना गया तो वो चारपाई पहचाना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, मुझे ऐसे उड़ती खबर मिली कि ये हो सकता है कि ये भी करें कि हमें आखिरी दिनों में भले का निशान बोलेंगे, जनाब ये भले का निशान आप लोगों को हमने वापस कर दिया, अब हमें इलेक्शन के बाद ही भले का निशान चाहिए। इससे पहले हमारा निशान सिर्फ चारपाई रहेगा, ये याद कीजिएगा। क्योंकि अब उनको पता है कि ये निशान हमारे जो भी हैं वो दुनिया ने देख लिए, हमारे वोटरों ने देख ली है। वो हो सकता है कि बैलेट पेपर पे भी इसका भले का निशान दें। तो मेहरबानी करके आप लोगों को भला उस टाइम भूलना है और चारपाई आपको याद रखना है। ये वो चारपाई नहीं है जिस पे आप सोएंगे, ये वो चारपाई है जो उड़ेगी इंशाल्लाह। इलेक्शन दिन उड़न खटोला होगा ये इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू।